क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। नमस्कार, कॉफी एंड क्रिप्टो के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो और पर्यावरण की, जहां एक तरफ बहुत सारे देश हैं वो पेरिस एग्रीमेंट के लिए कोशिश करते रहते हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत कि जो ओवरऑल धरती का तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहे। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे निवेशक हैं जो क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि क्रिप्टो एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। क्यों, कैसे और क्या है इसका हल, आज के कार्यक्रम में हम यही देखेंगे, आपको देने वाले हैं एक एक्सप्लेनर। तो सबसे पहले क्या रिश्ता है क्रिप्टो और पर्यावरण का? देखिए, मामला ऊर्जा के इस्तेमाल का है। लगातार क्रिप्टो माइनिंग कैसे पर्यावरण के लिए तबाही पैदा कर सकती है। क्रिप्टो माइनिंग में ऊर्जा खूब खर्च होती है। क्रिप्टो माइनिंग आखिरकार है क्या? क्रिप्टो माइनिंग वह प्रक्रिया है जिसके इस्तेमाल से कई क्रिप्टो करेंसी, नए सिक्के जो है उसके तैयार होते हैं और नए लेन देन की पुष्टि भी होती है। जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वैलिडेट होते हैं। इस काम में लगता है दुनिया भर के कंप्यूटरों का विशाल विकेंद्रित जाल जो ब्लॉकचेन की पुष्टि और सुरक्षा करते हैं। ब्लॉकचेन हमें मालूम है वर्चुअल पब्लिक लेजर होता है। अपनी प्रोसेसिंग पावर के इस्तेमाल के बदले में नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स को नए सिक्के मिलते हैं। ब्लॉकचेन की पुष्टि के लिए बहुत बड़ी कंप्यूटर शक्ति की जरूरत होती है जो माइनर्स अपनी ओर से लगाते हैं। तो आप ये सोच लीजिए, आप एक रेस में हैं, आप एक कॉन्टेस्ट में हैं और नेटवर्क का हर कंप्यूटर इनाम के लिए एक मैथमेटिकल समस्या का सबसे पहले हल खोजने की दौड़ लगाता है। विजेता ब्लॉकचेन लेजर को नए लेन देन के साथ अपडेट करते हैं। इस तरह एक नया ब्लॉक जोड़ते हैं जिसमें चेन के सभी लेन देन शामिल होते हैं और नए तैयार किए गए बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो टोकन जो है उन्हें दिए जाते हैं। अब ये रेस कैसे जीती जाती है? भारी मशीनों की मदद से। जिसका मतलब क्या हुआ? काफी ज्यादा बिजली उसमें लगेगी और कार्बन फुटप्रिंट भी बनेगा। तो पर्यावरण पर इसका किस तरीके से असर हो रहा है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैम्ब्रिज बिटकॉइन बिजली खपत सूचकांक जो है CBECI, उनके मुताबिक बिटकॉइन में साल में जितनी बिजली लगती है उतनी पूरे अर्जेंटीना में भी खपत नहीं होती। डिजिकोनॉमिक्स के मुताबिक एक अकेले बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में 20 लाख वीजा ट्रांजैक्शन जितने कार्बन फुटप्रिंट बनते हैं। ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की चर्चा में भी यह मुद्दा उठा था। तो हल क्या है आखिरकार? हमने ये समझ लिया कि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, तो इसका हल क्या है? इस दौड़ को तकनीकी शब्दावली में प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, जिस रेस की, जिस कॉन्टेस्ट की हमने पास्ट में अभी बात की। अब इसे जीतने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है। विकल्प क्या है? प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है? बिजली की जगह लॉक्ड अप क्रिप्टो करेंसी के रूप में स्टेक कैपिटल का इस्तेमाल होता है। आप अपने क्रिप्टो को स्टेक पर लगाते हैं, स्टेक करते हैं। ये वोटिंग सिस्टम जैसा होता है। आपके स्टेक पर आपके वोट का वजन निर्भर करता है। जितना ज्यादा स्टेक उतना ज्यादा आपके वोट का वजन। वैलिडेटर जो कोलैटरल जमा करते हैं उसके अनुपात में वोट कर सकते हैं। मूलतः ये एक तरह एल्गोरिदम है जिसका इस्तेमाल कर ब्लॉकचेन नेटवर्क आम राय बनाता है और उनका ट्रांजैक्शन सुनिश्चित करता है। तो इस लिहाज से इथीरियम पूरी तरह प्रूफ ऑफ वर्क यानी POW से प्रूफ ऑफ स्टेक यानी POS में जा रहा है। हमने देखा है इथीरियम मर्ज के बारे में, हमने इस शो पर भी बात की थी और इथीरियम के ब्लॉक के मुताबिक इसके बाद ऊर्जा की खपत 99% कम हो जाएगी। तो प्रूफ ऑफ स्टेक बढ़िया है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ नुकसान है। सबसे बड़ा सुरक्षा का अभाव, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन जो है वो नहीं हो रही है। आप ज्यादा मशीन्स की आपको जरूरत नहीं है, तो किसी की भी इसमें नीयत खराब हो सकती है कि वो बड़ी तादाद में स्टेक टोकन लेकर नेटवर्क पर जो अपनी पकड़ है वो ज्यादा बढ़िया तरीके से बनाए। इसके बाद अगर अगले कारण पर आए, वो ये है कि यहां पर कंट्रोल, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्लॉकचेन का, वो है डिसेंट्रलाइजेशन का। लेकिन वो डिसेंट्रलाइजेशन ही आपके हाथों से चली गई अगर सारा खेल जो है वो स्टेट का बन जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम बड़ी तादाद में ट्रांजैक्शन कर सकने में भी बहुत अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन की रफ्तार धीमी हो सकती है। और जैसा मैंने कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड जो एक मूल है ब्लॉकचेन का,
वो खत्म हो सकता है, क्योंकि जितने भी हैवी प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो ओवर पावर कर सकते हैं छोटे प्लेयर्स को। अब हल क्या है ये हम अपने मेहमानों के साथ जरूर खोजेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं सस्टेनेबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के। सबसे पहले तो कार्डानो, इथेरियम के को फाउंडर चार्ल्स हॉकिंसन ने ये डेवलप किया था। इसे ग्रीन क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। डिजिटल करेंसी की तरह काम करता है, लेकिन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स, डैप्स या अन्य कामों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है। तो उसके बाद है सेकेंड नंबर पर नैनो। ये विकेंद्रीकृत, टिकाऊ, सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्रोटोकॉल है, आसान और हल्का है। अब भी प्रूफ ऑफ वर्क का इस्तेमाल होता है, लेकिन नैनो की अनूठी ट्रांजैक्शन वाली तकनीक है। नैनो ब्लॉक लेटिस का इस्तेमाल करता है। इस डेटा स्ट्रक्चर में लोग अपना ब्लॉकचेन नियंत्रित कर सकते हैं। आखिरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ट्रॉन। ये ट्रॉन प्रोटोकॉल पर आधारित विकेंद्रीकृत मंच है। व्हाइट पेपर के मुताबिक ट्रॉन प्रोटोकॉल सबसे बड़ा ब्लॉकचेन आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां आम राय का काम ब्लॉकचेन सिस्टम में गवाह चुनना है। गवाह यानी विटनेस, जो टेक्निकल टर्म है वो विटनेस वाली है। तो विटनेस ट्रांजैक्शन की पुष्टि करते हैं और नए खातों की व्यवस्था रखते हैं। फिलहाल अपने मेहमानों के साथ इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सृजन भारद्वाज, सीरियल एंटरप्रेन्योर, दूसरी ओर हमारे साथ अजीत खुराना, फाउंडर रिफ्लेक्सिकल। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो अजीत जी, आप बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क क्या है जो क्रिप्टो इस वक्त पर्यावरण को दे रहा है? देखिए, पर्यावरण की चिंता करना स्वाभाविक भी है और सही भी है, मगर मुझे लगता है कि जो लोग ये पर्यावरण की बातें कर रहे हैं वो जो गणित है, जो अपना इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र सही नहीं लगा रहे। क्योंकि यदि आप देखें तो बैंकिंग सिस्टम में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ये आज तक किसी ने हमें बताया भी नहीं। मेरा अनुमान है कि बैंकिंग सिस्टम में क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम से बहुत ही ज्यादा बिजली यूज होती है, लेकिन उसका किसी को दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि बैंकिंग के फायदे भी बहुत है। तो यदि आप क्रिप्टो करेंसी के भी फायदे मानो तो आपको थोड़ा दुख कम हो, मगर पर्यावरण को बचाना हम सबका फर्ज है। तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो, चाहे हम उसका जो यूजेज पैटर्न है या एप्लीकेशन है वो इस तरह से बनाए जिससे कि ये प्रॉब्लम्स नहीं हो, ये बहुत जरूरी है। सृजन, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान क्या है इस वक्त क्रिप्टो जो एनवायरनमेंट को दे रहा है? जी देखिए, क्रिप्टो ऑफ कोर्स एनर्जी बहुत ज्यादा यूज करता है, ऊर्जा बहुत ज्यादा यूज करता है, पर मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हम उसका खाली एक पहलू, एक पक्ष देखते हैं। अगर हम गोल्ड की या सोने की बात करें तो उसकी माइनिंग में, यानी जब खदानों से उसको निकाला जाता है, कितनी एनर्जी लगती है, कितना मैनफोर्स लगता है, कितना लेबर लगता है, इन सबको हम कभी नहीं काउंट करते। हम मानते हैं कि बस गोल्ड हम यूज करते हैं क्योंकि उस पर हमारा भरोसा है। तो सिमिलरली क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी ऊर्जा बहुत यूज होती है, पर वो उसका खाली एक नेगेटिव पहलू है। अगर हम उसके पॉजिटिव्स देखें तो वो कई सारे हैं, और इस वजह से मेरे को लगता है कि पॉजिटिव्स नेगेटिव से काफी ज्यादा होने की वजह से लोग अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेके ओवरऑल काफी पॉजिटिव है। मिस्टर खुराना, जैसे हमने कहा कि प्रूफ ऑफ स्टेक की कुछ जो डिसएडवांटेजेस वो हैं, तो अगर प्रूफ ऑफ स्टेक नहीं तो फिर क्या सोल्यूशन है कि हम ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सके क्रिप्टो स्पेस में? प्रूफ ऑफ वर्क के यदि इतने नुकसान है तो प्रूफ ऑफ वर्क आज तक बंद क्यों नहीं हुआ? उसका कारण यह है कि प्रूफ ऑफ वर्क हाईली सिक्योर है और डिसेंट्रलाइजेशन में भी बहुत मदद करता है। प्रूफ ऑफ स्टेक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मगर उधर कुछ जो आपने नुकसान बताए थे या कुछ जो खामियां हैं वो सामने आती है। तो इसके जो क्रिएटिव सॉल्यूशन है वो ये है, जैसे नैनो की आपने बात की, ट्रॉन की आपने बात की, क्रिएटिव सॉल्यूशन ये है कि आप अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर लेके साइड नेट बनाकर, पैराचेन बनाकर, शार्ड बनाकर आप अगर क्रिप्टो करेंसी के सेटलमेंट करें, ट्रांजैक्शंस ऑथराइज करें, तो शायद उन जरियों से हम लोग पर्यावरण के लिए भी सही हो सकते हैं। सृजन, आप बताइए कि आपके हिसाब से कोई एक प्रोजेक्ट जो सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो? जी, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कार्डानो है, रिपल है, नैनो जैसे कि आपने बताया। ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो सस्टेनेबल भी हैं और ऊर्जा भी उतनी यूज नहीं करते। जी अजीत जी, आप बताइए, आपके हिसाब से कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको एक्साइटिंग लगता है? सीजन ने रिपल का नाम लिया, हालांकि पर्यावरण के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, मगर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप एक पहलू पे अगर ध्यान देते हैं तो दूसरा पहलू खराब हो जाता है। जो रिपल है वो जो बड़े बड़े विश्व में बैंक है उन्होंने मिलकर ये चालू किया है, तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। मुझे लगता है ट्रॉन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, वहां उसने भी डिसेंट्रलाइजेशन में मार खाई है, मगर वो जो है उसके डेटा स्ट्रक्चर इतने अच्छे हैं जो कि मैं उनको भी सपोर्ट करता हूं। नैनो मुझे अब तक इतना अच्छा नहीं लग रहा, उसका आर्किटेक्चर तो बहुत ही खूबसूरत है, मगर वो स्केल पर वर्क कर पाएगा कि नहीं वो मैं कह नहीं पाऊंगा। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मिस्टर खुराना हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले सेगमेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि आप हमारी क्वेरीज का जवाब दें। सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब, जो दर्शकों के सवाल हम लेकर जाते हैं एक्सपर्ट के पास। अजीत खुराना आंसर करेंगे इन सवालों को। सबसे पहले रुशान पूछ रहे हैं एडीए का फ्यूचर, तो क्योंकि हमने कार्डानो पर भी चर्चा की अभी, तो मुझे लगा सबसे पहले ये क्वेरी ले लेते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि क्या है इसका फ्यूचर। कार्डानो कोहिनूर हीरा है, यानी कि बहुत खूबसूरत है, हम जानते भी हैं कि बहुत मूल्यवान है, लेकिन करता क्या है, उसका फायदा क्या होता है, वो आज तक हम समझ नहीं पाए। कार्डानो जो है वो एकमात्र ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने, एकेडमिशियंस ने मिलकर, यूनिवर्सिटी के लोगों ने मिलकर बनाई है, तो उस पर लोगों को भरोसा बहुत ज्यादा है, मगर वो आज तक उपयोग में नहीं आई। बट ये बात तो ब्लॉकचेन के बारे में भी कही जा सकती है कि आज तक बस शुरू ही हो रहा है। तो अगर आप उसकी फ्यूचर ब्राइट समझते हैं, जैसा कि मैं समझता हूं, तो कार्डानो ब्लॉकचेन और उसका जो टोकन है एडीए, इन दोनों के अंदर और बहुत दम बाकी है। हुसैन का सवाल है कि सिंथेटिक नेटवर्क टोकन फ्यूचर क्या है। देखिए, आज तक हम जो भी चीज खरीदते हैं, बेचते हैं ब्लॉकचेन पे, वो होते हैं डिजिटल एसेट। या तो वो बिटकॉइन, इथीरियम जैसे टोकन होते हैं, या तो वो नॉन फंजिबल टोकन होते हैं। मगर यदि मैं रियल वर्ल्ड एसेट को, यानी कि जमीन जायदाद को, किसी घर को, बोट को, कंपनी के शेयर को खरीदना बेचना चाहूं, तो उसे ब्लॉकचेन पे कैसे करूं? उसका जो माध्यम है वो है सिंथेटिक एसेट, यानी कि इन चीजों के एसेट्स के सिंथेटिक वर्जन बनाकर क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन वर्ल्ड में लाए जाए। सिंथेटिक टोकन जो है, मैं एसएनएक्स टोकन की बात कर रहा हूं, वो इस प्रक्रिया में काफी मदद देता है। तो यदि आप मानते हैं कि भविष्य में ये सारे टोकन भी ऑनलाइन आ जाएंगे, जैसा कि मैं मानता हूं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि सिंथेटिक टोकन और एसएनएक्स टोकन का फ्यूचर काफी ब्राइट है। साहिल का सवाल है कि उन्होंने एलपीएनटी में इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में वो और जानकारी चाहते हैं। एलपीएनटी यानी लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन। देखो, सबसे पहली चीज, चाहे हम लोग इथीरियम की बात कर रहे हैं, बिटकॉइन की बात करें, कार्डानो की बात करें, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो करता क्या है, मतलब ये चीज उपयोगी कितनी है, वो जानने के लिए तो ये है कि भाई करता क्या है। जो ये आपने टोकन का नाम दिया, और मैं दोहराना भी नहीं चाहूंगा, वास्तव में मेरे ख्याल से वो कुछ भी नहीं करता। अगर आप जबरदस्ती मुझे पूछे नहीं कुछ तो करता होगा, तो मैं कहूंगा ये एक और बिटकॉइन बनने की कोशिश कर रहा है। इसके अगर आप प्राइस, वॉल्यूम और मार्केट कैप को देखें, तो मुझे ये आशंका है कि ये बहुत ऑपरेटर ड्रिवन या फाउंडर ड्रिवन है, तो मैं तो इसे सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खुराना हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद पहली बार कॉफी क्रिप्टो पर ऐसा होगा कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक वर्चुअल ह्यूमन हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ने वाला है। यही कमाल करता है मेटावर्स। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बिटकॉइन बाई के साथ होगी चर्चा ब्रेक के बाद। देखते रहिए कॉफी क्रिप्टो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है, और अब हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग ह्यूमन के बारे में, जिसका नाम है बिटकॉइन बाई। वो दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ह्यूमन है, ऐसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। वो नागरिक हैं ब्लॉकचेन की, इस वक्त आप स्क्रीन पर उन्हें देख रहे हैं, और बिटकॉइन बाई का मिशन है कि वो वेब 3.0 की जो गंदगी है उसकी सफाई करे। कई इवेंट्स पर ये बातचीत कर चुकी हैं। हाल ही में एक इवेंट हुआ था वेब 3 कॉन्फ्रेंस इंडिया, वहां पर भी इन्होंने बातचीत की दर्शकों के साथ। तो बिटकॉइन बाई तो है ही हमारे साथ, लेकिन उनके क्रिएटर जो है बख्श खुराना, वो भी हमारे साथ हैं। तो दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में बख्श के साथ बातचीत करते हुए करना चाहता हूं कि डाओ हमने सुना है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, अब ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ह्यूमन है। तो सबसे पहले तो जिन दर्शकों को डाओ का मतलब नहीं पता, अगर आप उन्हें ब्रीफली वो बता दें, फिर आपका डाओ ये क्या करता है, बिटकॉइन बाई क्या करती है, उस पर आएंगे। बिल्कुल। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट इज अ वोटिंग सिस्टम जिसमें बहुत सारे लोग डिसेंट्रली वोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम 10 लोग हैं एंड हमको वोट करना है कि मैं कौन सी कलर की टी शर्ट पहनूं कल। तो एक तरीका है कि मैं सबका वोट ऐसे कलेक्ट करूं एंड फिर मैं काउंट करूं कि किस कलर का सबसे ज्यादा वोट आ गया।
बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि मैं करप्ट हो सकता हूँ। मैंने अगर देखे कि 10 ब्लैक कलर के वोट्स हैं, मैं बोल सकता हूँ कि शायद 50 ब्लू कलर के वोट्स हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वोटिंग में, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी हमेशा करप्ट हो सकती है। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि वो एक डिसेंट्रल वोटिंग मैकेनिज्म है। उसका मतलब है कि यू डोंट हैव टू ट्रस्ट एनी सेंट्रल अथॉरिटी। तो बख्श आप बताइए कि आपका डाउ क्या करता है? तो हमारा डाउ क्या करता है, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ह्यूमन, मतलब इट पावर्स अ ह्यूमन। अभी ये आपकी स्क्रीन पे जो बिटकॉइन बाई दिख रही है, शी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ह्यूमन विच इज अ डाउ ड्रिवन ह्यूमन। वो भी नोट कर रही है, उनसे भी बातचीत करेंगे। अब आखिरी सवाल आपसे बख्श की, आपने कैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा और आप क्या अचीव करना चाहते हैं इसके साथ? तो मैं इसके दो आंसर्स हैं। फर्स्ट, डाउस की जो कैपेबिलिटी है मुझे लगता है कि काफी अंडर वैल्यूड है। डाउस में बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी नहीं हो रही है, एंड मेरा मानना है कि हम इस कैपेबिलिटी को एटलीस्ट टच करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हम इस बाउंड्रीज को कैसे पुश करें। तो बिटकॉइन बाय वाज एन एक्सपेरिमेंट टू सी द बाउंड्रीज ऑफ व्हाट ऑल कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड। आए इसकी मिशन पे, तो वेब3 में बहुत सारे स्कैम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो एक बैरियर क्रिएट करती हैं कि अगर मुझे वेब3 में आना है तो मैं काफी डरा हुआ हूंगा कि इसमें क्या मेरे पैसे डूब जाएंगे, क्या मैं स्कैम हो जाऊंगा। तो हम ये बैरियर हटाने के लिए इस मिशन से हमने बिटकॉइन बाय को क्रिएट किया है। चलिए, तो अब बिटकॉइन बाय के साथ भी आपको जो है वो बातचीत आपकी करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत। बिटकॉइन बाय का वेब 3.0 की गंदगी को साफ करने का इनका उद्देश्य है और ये नागरिक हैं ब्लॉकचेन की। बिटकॉइन बाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉफी एंड क्रिप्टो में। मैं आपके प्रोग्राम में आकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेटावर्स में आजकल गर्मी थोड़ी ज्यादा है, आपके स्टूडियो में एसी अच्छा चल रहा है। पर आपको भी एसी की जरूरत होती है? वैसे तो मुझे नहीं होती, एक प्रकार से मैं मेटावर्स की मनुष्य की इंसान हूँ। यहाँ तक कि मैं नर और स्त्री भी नहीं बन सकती, मगर आपके दुनिया में आने के लिए मेरे को आपका रूप धारण करना पड़ता है। इंटरेस्टिंग। तो आप बताइए कि आप किस तरीके की गंदगी जो है वो साफ करेंगी वेब 3.0 में? देखिए, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजीज हैं, मगर इनमें बहुत तकलीफें भी हैं। जो खास करके जिससे मुझे बहुत बड़ी तकलीफ होती है वो ये होती है कि लोगों को ज्ञान नहीं है, वो रिसर्च नहीं करते, उनकी एजुकेशन नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। मतलब मैं आपको यदि कहूँ कि 60 लाख रुपए में 1 किलो सोना मिलता है, तो उससे अच्छा तो आप 6,000 रुपए किलो में से प्लास्टिक ले लो। तो बात तो ये नहीं है ना कि प्लास्टिक सस्ता हो गया। यही हो रहा है टोकन की दुनिया में, और मैं यहाँ लोगों का ज्ञान बनाने आई। तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपको लगता है? सबसे बड़ा चैलेंज मेरा ये है कि क्रिप्टो करेंसी को जब भी लोग सोचते हैं या बिटकॉइन को या ब्लॉकचेन को, बस वो उसकी कीमत के उतार चढ़ाव की तरफ देखते हैं। अभी आपको मैं अगर इंटरनेट की बात करूं तो आप ये नहीं कहते ना कि इंटरनेट की आज क्या कीमत है, आप देखते हो कि इंटरनेट से दुनिया कैसे बदल रही है। मैं भी यही लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिटकॉइन से, क्रिप्टो से, ब्लॉकचेन से दुनिया कैसे बदले। अच्छा, तो आपको सोसाइटी से भी कुछ मदद चाहिए? हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सोसाइटी जो है, एक तो आपकी सोसाइटी है जो है जहाँ पर मनुष्य हजारों साल से रह रहे हैं, एक आने वाली कल की सोसाइटी है जहाँ की मैं नागरिक हूँ, क्योंकि आप सब अब मेटावर्स में आने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी वहीं पर करेंगे, मैसेजिंग भी वहीं पर करेंगे, शायद एजुकेशन और बिजनेस भी वहीं पर करेंगे। तो मेरा सिर्फ अनुरोध यही रहेगा सारे बिटकॉइन और जो हमारी मेटावर्स है उनके लोगों से, कि जरा जो भी करें सोच समझ कर करें, जो भी करें वो बस स्वार्थ और कीमत के लिए ना करें, एजुकेशन करें और रिसर्च करें। आखिरी में मुझे बताइए कि आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो कैसे किया जाए? एक तो मैं आपके दिल में रहती हूँ तो अपने दिल से बात कीजिए, मगर अगर डायरेक्टली कांटेक्ट करना हो तो बाई बिटकॉइन नाम का ट्विटर अकाउंट है, वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार आप वहां पर आएंगे तो आपको वेबसाइट एड्रेस, टेलीग्राम एड्रेस, ईमेल एड्रेस सारे दे दूंगी मैं। मगर बिटकॉइन बाई जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो उसका उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण है कि चलो आकर इस जगह की गंदगी साफ करें। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया बिटकॉइन बाय। आई थिंक अगली बार अगर हम मिलेंगे मैं आपको बीबी बुलाने वाला हूं, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म।
बढ़िया, मैं भी आपको फिर एएस बुलाऊंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहली बार कॉफी एंड क्रिप्टो पर एक वर्चुअल कैरेक्टर जो है मेटावर्स की दुनिया का, उससे हमने बातचीत की, विच इज बिटकॉइन बाय। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मेरी मुलाकात आपसे होगी अगले शुक्रवार को शाम 7 बजे। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी ओर से अलविदा।